नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, जो कि दूसरे प्रकार का, जिसकी हम बात कर रहे हैं आरएनए के बारे में। देखो, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है वो है न्यूक्लिक एसिड। किसी भी कोशिका के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो दो अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए के। डीएनए के अंदर हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जबकि आरएनए की यदि बात की जाए तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अम्ल कह दो या एसिड कह दो, एक ही बात है। हमने बात की थी डीएनए की, तो हमने डीएनए के बारे में स्टडी की कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। यदि हम आरएनए की बात करते हैं तो देखो, हमने जब डीएनए पढ़ा तो हम ये कहते हैं कि लगभग सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है। लेकिन आरएनए की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट वायरस जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। यदि हम बात करें आरएनए की, आज का जो हमारा टॉपिक है राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल की, देखो आरएनए की बात की जाए तो देखो, आरएनए दूसरे प्रकार का एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या है? दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि पहले प्रकार का न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ? डीएनए हो चुका है, ठीक है। दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो कौन होगा? आरएनए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट वायरस यानी कि पादप वायरसों में जेनेटिक मटेरियल का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। तथा अन्य सभी कोशिकाओं के अंदर आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मतलब कि हम जानते हैं कि आरएनए को, या फिर हम ये कहें राइबोसोम जो है वो आरएनए के रूप में पाया जाता है। आरएनए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो दूसरी कोशिकाओं में, क्योंकि हम देखो जब हम बात करते हैं तो देखो डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। और यदि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अनुवादन कहते हैं। यानी ये दोनों ही प्रक्रियाएं क्या है? अलग अलग हैं। इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। दोनों ही प्रक्रियाओं को आप देख रहे हो। डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आरएनए से जो प्रोटीन बन रही है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो हमने यहां पे एक चीज देखी कि जो सेल्स है उन कोशिकाओं के अंदर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कौन करता है? आरएनए करता है। आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के न्यूक्लियोलस में मिलता है। या तो आरएनए क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है, यदि हम किसी भी बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, यानी कि इस तरीके से या फिर इस तरीके का सर्कुलर डीएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इसी प्रकार से जो आरएनए है, या तो वो किसी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में मिलेगा, या फिर न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में, यानी न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर मिलता है। कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली की बाह्य सतह पर लगे कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए सूक्ष्म कण कोशिकाओं का आरएनए का एक प्रमुख घटक है। कोशिकाओं का आरएनए एक प्रमुख घटक है। यानी कि ये मैं कहूं कि मान लो कि कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये आरएनए जो है बिखरे हुए सूक्ष्म कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है आरएनए।
आरएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी प्रेजेंट होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसके अंदर जो दो पार्ट दिखाई देते हैं आपको, एक स्ट्रोमा पार्ट और एक ग्रेना पार्ट। स्ट्रोमा पार्ट में देखो क्या होता है, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर यदि हम बात करें स्ट्रोमा और ग्रेना पार्ट, ग्रेना जो हरित लवक के अंदर ये सिक्के दिखाई देते हैं आपको, इस एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, जबकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए प्रमुख रूप से एक सूत्रीय अणुओं के रूप में ही पाया जाता है, यानी आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, या एक सूत्र के या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपको साइड डायग्राम में दिखाई दे रही है। देखो ये आरएनए की कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ लूप बने हुए हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजनस बेस जो है वो किस तरह से रीअरेंज है। लेकिन यहाँ पे कुछ नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बेस भी पाए जाते हैं, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो है नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बेस है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी आरएनए के स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, और यदि हम बात करें तो आरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी होती है, जिसके अंदर एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है। देखो सॉरी थाइमिन के स्थान, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें दो लूप आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लूपों के अंदर यदि आप देखो तो नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी हाइड्रोजन बंधों के द्वारा अटैच है। जिसमें आरएनए के अंदर एक बात आप याद रखोगे, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे थाइमिन के स्थान पे क्या है, यूरेसिल एडेनिन के साथ डबल बॉन्डेड के द्वारा अटैच है, या द्विबंध के द्वारा अटैच है। हाइड्रोजन के दो बंध पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन और गुआनिन के बीच में, बाकी फिर वापस वो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बेस है। यहाँ पे हम बात करें यानी इनके मध्य किसी भी प्रकार की बेस की पेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पर देखो साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ा हुआ है, यूरेसिल के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है शुगर फास्फेट चेन, यानी यहाँ पे क्या जुड़ती है, फास्फेट चेन जुड़ती है, जो कि हम पेंटोज शर्करा के रूप में लेते हैं। देखो हमने देखा था कि डीएनए और आरएनए में मेनली फर्क क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड नहीं होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि जो आरएनए, हमने देखा कि आरएनए किस प्रकार का है। आरएनए जो है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उनके अंदर बेस पेयर्स जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। आरएनए की यदि बात की जाए तो आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जेनेटिक आरएनए और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, नॉन जेनेटिक आरएनए जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं करता है। नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य नहीं करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहला आता है आनुवांशिक आरएनए यानी जेनेटिक आरएनए। अधिकांश प्लांट वायरस में, यानी पादप वायरस में, प्लांट वायरस कह दो या पादप वायरस कह दो, एक ही बात है। अधिकांश रूप से पादप वायरसों में डीएनए नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और यही किसका काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यानी सीधी सी बात है कि प्लांट वायरस में ज्यादातर प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए के स्थान पर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। और यही आनुवांशिक, अब देखो अब कुछ ऐसे पादप वायरस भी ज्ञात हुए हैं जिनमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, यानी अब कुछ ऐसे प्लांट वायरस भी देखे गए हैं जिनमें आरएनए नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, डीएनए होता है। अधिकांश वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए न होकर क्या होता है, आरएनए ही होता है। इस प्रकार से
आरएनए डीएनए के समान सूक्ष्म जीवों में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। जिस प्रकार डीएनए जो है डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है, उसी प्रकार जो है आरएनए जो होता है वह भी क्या काम करता है, डीएनए के समान आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। अतः इन्हें आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। वायरस में पाया जाने वाला आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब एक सूत्री और द्विसूत्री होता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखी है राइबोज शुगर की, कि राइबोज शुगर जो है, देखो जब यह आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इनमें क्षार युग्मन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार डीएनए में होता है। मतलब जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मान लो ये आरएनए है, इसके अंदर जब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इनके मध्य क्या होती है, बेस पेयरिंग हो जाती है। एडेनिन के स्थान पे यूरेसिल, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, इस तरीके से बेस पेयरिंग हो जाती है। अर्थात यूरेसिल एडेनिन के साथ व साइटोसिन गुआनिन के साथ क्या करता है, बेस बनाता है या युग्मन करता है। फिर हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए की। देखो पहला जो आरएनए है ये काम क्या कर रहा है, ये प्लांट वायरस में पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। डीएनए के समान इनमें भी क्या होता है, डीएनए के समान जो जेनेटिक आरएनए है ये भी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं देखो नॉन जेनेटिक आरएनए की। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इन जीवों में यद्यपि आरएनए बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, फिर भी क्या होता है, आरएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। यानी कि अधिकांश जीवों में तो क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और वही क्या काम देखो अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, इनके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है और वो भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर, फिर भी ये जेनेटिक मटेरियल का कार्य नहीं करता है। इस प्रकार के आरएनए को आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। देखो इस प्रकार के आरएनए को आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। देखो इस प्रकार के आरएनए डीएनए से टेम्पलेट द्वारा संश्लेषित होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा मिस कर दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने आनुवंशिक आरएनए लिख दिया है, जबकि यहाँ पे वर्डिंग क्या आनी चाहिए, अनानुवंशिक आरएनए। ये जो वर्ड है अनानुवंशिक आरएनए, यहाँ पे ये वर्डिंग गलत है, तो आप इसको सही कर लेना कि नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए वो होता है जो डीएनए तो प्रेजेंट है ही, किसी भी कोशिका के अंदर डीएनए तो प्रेजेंट है, इसके साथ साथ आरएनए जो है वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम नहीं कर रहा। तो वो जो आरएनए होता है वो क्या होता है, नॉन जेनेटिक होता है। तो इसे यहाँ पे अनानुवंशिक कर लेना। यहाँ पे आनुवंशिक आरएनए गलती से मिसप्रिंट है ये, यानी इसमें गलती से छप गया है ये, तो आप इसे सही कर लेना। इस प्रकार के आरएनए डीएनए से टेम्पलेट द्वारा संश्लेषित होते हैं और इनका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है। यानी मैंने आपको बताया कि डीएनए के साथ साथ आरएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करके सिर्फ और सिर्फ किस में भाग ले रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो वो आरएनए कौन सा है, अनानुवंशिक आरएनए। फिर देखो हम पढ़ते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने आरएनए, देखो आरएनए की संरचना भी डीएनए के समान होती है। यानी यहाँ पे हम बात करें तो देखो हम बात कर रहे हैं कि जो आरएनए की संरचना होती है वो किसके समान होती है, डीएनए के समान होती है। फिर भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कभी-कभी पाए जाते हैं तथा आरएनए मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रैंड अणुओं के रूप में ही पाया जाता है। यानी बहुत कम चांस होते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक स्ट्रैंड वाला ही आरएनए प्रेजेंट होता है। यह भी रेखित अनुक्रम में विन्यासित बहुत से न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। देखो यह भी बहुत से न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है जो स्वयं पर चलित होकर कुंडलिनी सी संरचना बनाता है, मतलब कुंडलित होता हुआ इस तरीके की। मान लो ये है तो यहाँ पे ये कुंडलन कर गया, फिर आगे चला, फिर यहाँ पे वापस कुंडलित हो गया और इस तरीके से। अब इन कुंडलनों के बीच में क्या बन जाएंगे, इन कुंडलनों के बीच में एडेनिन के साथ द्विबंध के साथ यूरेसिल जुड़ जाएगा, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बंध के द्वारा क्या जुड़ जाएगा, गुआनिन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे नॉन हाइड्रोजन बेस पेयर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। अब देखो आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज। मेन बात यही थी
कि डीएनए जो है उसके अंदर उसकी फुल फॉर्म को हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि इसमें कौन सी शुगर पाई जा रही है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जा रही है। लेकिन आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड रखा गया। इसमें प्यूरिन क्षारक एडेनिन व गुआनिन डीएनए के समान होती है। इसमें प्यूरिन क्षारक जो होती है वो एडेनिन और गुआनिन होती है, लेकिन डीएनए में पाए जाने वाले पिरिमिडीन क्षारक जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, देखो यहां पे साइटोसिन व थाइमिन में से प्यूरिन और पिरिमिडीन, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिफरेंस क्या होता है, प्यूरिन जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, पिरिमिडीन जो होते हैं वो ट्रिपल स्ट्रैंडेड, यानी प्यूरिन जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं और ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। प्यूरिन के रूप में एडेनिन और गुआनिन होते हैं और इसके अंदर साइटोसिन और आरएनए है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। तो देखो इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए भी सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना होता है। जिस प्रकार डीएनए जो है वो हजारों सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, उसी प्रकार आरएनए भी क्या है, सैकड़ों और हजारों न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो कि रेखिक क्रम में 3-5 फास्फेट एस्टर बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होने पर इसमें डीएनए की भांति क्षारों का युग्मन होता है। वही बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि जो आरएनए है जब वो स्वयं पर कुंडलित हो जाता है, मतलब कुंडलन कर लेता है, अपने ऊपर ही इस तरीके से कुंडलित स्ट्रक्चर बनाता है। मान लो ये कुंडलन हो गया, फिर वापस फिर कुंडलन हो गया, फिर आगे जाके वापस कुंडलन हो गया। तो जब इनमें कुंडलन होता है तो नाइट्रोजनस की बेस पेयर जो बेस पेयरिंग होगी वो तो होगी, नॉर्मल सी बात है। 4 हाइड्रोजन बंधों द्वारा परस्पर युग्मित होकर आरएनए अणुओं को स्थिरता प्रदान करते हैं। यानी कि जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड या द्विसूत्री होने पर इसमें आरएनए की भांति क्षारों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। यहाँ पे यूरेसिल की स्ट्रक्चर का अणु दे रखा है और यहाँ पे नीचे की तरफ यूरिडाइलिक अम्ल या आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना को दे रखा है। देखो ये एक का इसमें किस प्रकार से बेंजीन वलय पर जो है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन ये जो है किस प्रकार से अटैच है। फिर हम बात करते हैं अनानुवंशिक आरएनए के प्रकारों की। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने स्टडी की कि आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। तो आरएनए जो है वो सबसे पहले क्या होता है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से एक सिंगल स्ट्रैंडेड अणु है जो कि किसी भी कोशिका के न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में या फिर कोशिका द्रव्य वाले भाग में प्रेजेंट होता है। आरएनए जो होता है वो मेनली कितने टाइप्स का, सॉरी इससे पहले मैं आपको बता दूं, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। आरएनए कई बार स्वयं पर कुंडलित हो जाता है तो वो क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग बन जाता है, उनमें क्या उनके मध्य नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, और फिर हमने बात की कि आरएनए जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जेनेटिक आरएनए और दूसरा कौन सा होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो होता है उसके बारे में हमने बात की कि जो जेनेटिक आरएनए होता है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का काम, यानी कि देखो हमने बात की कि कुछ पादप प्लांट वायरस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डीएनए के बजाय क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। और यही आरएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। हमने दूसरे की बात की नॉन जेनेटिक आरएनए की। हमने कहा कि अधिकतर जीवों की कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डीएनए के साथ साथ आरएनए भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन डीएनए जो कार्य डीएनए को जो कार्य जो आनुवांशिक गुण है जो आनुवांशिक गुण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम आरएनए नहीं कर रहा है। आरएनए अधिक संख्या में है लेकिन वो काम नहीं करता है, और उसको उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का या ले जाने का कार्य कौन करता है, डीएनए कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो आरएनए है वो ना तो वो जेनेटिक मटेरियल को ले जाने का काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा है, वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स की बात करें तो हमने ये तीनों चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में कि नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए,
नंबर 2 राइबोसोमल आरएनए और नंबर 3 ट्रांसफर आरएनए। देखो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इनके नाम के आधार पर ही इनको रखा गया। देखो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसफर आरएनए आगे से आगे ट्रांसफर करने का कार्य करता है। फिर देखो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो आरएनए है ये एक आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल की स्ट्रक्चर दे रखी है। एडेनिन की स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, साइटोसिन की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, गुआनिन की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो और यूरेसिल की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना कि किस प्रकार से एक बेंजीन वलय के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और जो पेंटोज शुगर है या फिर फास्फोरिक एसिड जो है वो किस प्रकार से अटैच होता है। हम बात करेंगे देखो सबसे पहले आरएनए की जो कि है मैसेंजर आरएनए के रूप में। देखो एमआरएनए को मैं कहते हैं मैसेंजर आरएनए। देखो एमआरएनए प्रमुख रूप से केंद्रक में प्रेजेंट होता है। एमआरएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है या केंद्रक में पाया जाता है। इसका संश्लेषण भी कौन करता है? इसका संश्लेषण भी किसी में, यानी एमआरएनए पाया कहां जाता है? केंद्रक में, और इसका संश्लेषण भी कौन करता है, यानी इसका निर्माण भी कौन करता है? केंद्रक के द्वारा ही होता है। यह कोशिका में पाया जाने वाला कुल आरएनए का कितने प्रतिशत होता है? 10% भाग होता है। यानी कोशिका के अंदर जो आरएनए है उसका 10% भाग किस रूप में होता है? एमआरएनए के रूप में होता है। एमआरएनए डीएनए से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचना लाता है। मैंने आपको बताया मैसेंजर का मतलब मैसेज लाने का काम। देखो एमआरएनए डीएनए से कोशिका द्रव्य में, एमआरएनए का कार्य क्या है कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में जो डीएनए होता है, डीएनए से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसको कौन किस में लेके आएगा? साइटोप्लाज्म में लाएगा, कोशिका द्रव्य में लाएगा। अब कोशिका द्रव्य में क्या प्रेजेंट होता है? यानी कि यहां पे प्रेजेंट है एमआरएनए। यहां पे क्या? ये है केंद्रक वाला भाग। कौन सा भाग है? केंद्रक वाला भाग। और केंद्रक में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से जो सूचना मिलती है देखो इसी स्ट्रक्चर को अपने थोड़ा सा यहां पे डिनोट करके देखते हैं। देखो एमआरएनए डीएनए, एमआरएनए पहले तो प्रेजेंट कहां होता है? एमआरएनए जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए के यानी कि एमआरएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। एमआरएनए प्रमुख रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? एमआरएनए प्रेजेंट होता है और इसका संश्लेषण भी कौन करता है? केंद्रक ही करता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले कुल आरएनए का कितने प्रतिशत है? 10% भाग है। फिर हमने क्या कहा कि एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से कोशिका द्रव्य में जेनेटिक सूचनाएं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आता है या आनुवंशिक सूचनाएं लाता है। इसी कारण इस प्रकार के आरएनए को 1961 में जैकब बोनार्ड ने क्या नाम दिया? मैसेंजर। केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को कोशिका द्रव्य में, यहां पे जो सूचनाएं होंगी उसको यहां पे लाएगा। कौन लाएगा? एमआरएनए लेके आएगा। किसको लेके आएगा? सूचनाओं को लेके आएगा। और सूचनाएं कहां पे आएंगी? कोशिका द्रव्य में। किस में आएंगी? कोशिका द्रव्य में लाएगा। आगे हम वन बाय वन इसके टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 5 लाख से 20 लाख तक होता है। एमआरएनए केंद्रक डीएनए के एक पूरक स्ट्रैंड के रूप में संश्लेषित होता है। एमआरएनए जो होता है वो केंद्रक डीएनए के एक पूरक स्ट्रैंड के रूप में संश्लेषित होता है और इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। अब देखो अतः इसका संश्लेषण अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से होता है। एमआरएनए का एक प्रमुख कार्य है किस प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण का होना है उसे कंट्रोल करना है। एमआरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? किस प्रकार की, कौन सी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होना है उसे कंट्रोल करना होता है। एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या प्रोटीन श्रृंखला में अमीनो अम्लों की संख्या से क्या होती है? 3 गुनी होती है। एमआरएनए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी की एक पूरक स्ट्रैंड के रूप में बनता है। यही कारण है कि एमआरएनए के क्षारों के विन्यास का
डीएनए के उसी क्रम के भाग के समान होता है जिसकी प्रतिकृति के रूप में यह बनता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एमआरएनए में डीएनए के थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एमआरएनए के संश्लेषण के तुरंत पश्चात यह कोशिका द्रव्य में आ जाता है। देखो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है इस तरीके का। डीएनए से फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का। किसका? एमआरएनए का। और एमआरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर भी यदि मान लो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो यहां पे बेस पेयरिंग हो जाएगी, एडेनिन के स्थान पे यूरेसिल, साइटोसिन के स्थान पे साइटोसिन के साथ गुआनिन। इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन के नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बात की कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, यानी एमआरएनए का संश्लेषण जो होता है वो डीआरएनए से होता है, लेकिन डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एमआरएनए डीएनए के अंदर जो है डीएनए में यहाँ पे थाइमिन पाया जाता है, यानी एडेनिन के साथ डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। इसी प्रकार साइटोसिन के साथ गुआनिन होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? जहां पे थाइमिन है वहां पे आप यूरेसिल लगा दो, ठीक है। कुछ राइबोसोमों की सतह पर निक्षेपित हो जाता है। यहां पर एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्लों के परस्पर संयोजन के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है, यानी एमआरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में जो अमीनो एसिड हैं उनके परस्पर संयोजन का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो यहाँ पे एमआरएनए के द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करते हैं देखो आरआरएनए की। हम जानते हैं आरआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल मतलब राइबोसोम से अटैच है, सीधी सी बात है। राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोम से बिलोंग कर रहा है, यानी वो राइबोसोम से कनेक्ट है। देखो आरएनए प्रमुख रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। एमआरएनए न्यूक्लियस के डीएनए के साथ डीएनए से फॉर्मेशन होता है। देखो आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, एमआरएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक ही इसका क्या करता है? संश्लेषण करता है। देखो आरएनए प्रमुख रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से संबंधित रहता है। कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से अटैच रहता है कौन? आरआरएनए, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर स्वतंत्र रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, और इस स्ट्रक्चर पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके के कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इस तरीके के, और यहाँ पे क्या है? बिखरे रहते हैं। कौन? आरआरएनए। देखो हमने कहा कि आरआरएनए जो होता है वो प्रमुख रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरआरएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव्य में। यह कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से संबंधित रहता है। कोशिका का द्रव्य के अंदर जो ये राइबोसोम है इनसे अटैच कौन रहता है? आरएनए रहता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। यह आरएनए भार में राइबोसोम का लगभग 40 से 60% भाग बनाता है। हमने एमआरएनए की बात की तो हमने कहा एमआरएनए जो होता है कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 10। जो आरआरएनए है वो कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बना रहे हैं? 40 से लेकर 60% भाग जो है वो आरआरएनए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आरआरएनए कोशिका में पाए जाने वाले कुल आरएनए का लगभग 80% भाग बनाते हैं। देखो आरआरएनए भार में राइबोसोम का लगभग 40 से 60% भाग बना रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि आरआरएनए जो है यहाँ पे इन्होंने इसकी संख्या कितनी कर दी? 80 कर दी, यानी कि हम यहाँ पे 40 को 10% भाग तो एमआरएनए बनाता है, 80% आरएनए का पार्ट कौन बनाता है? आरएनए का आरआरएनए पार्ट आरआरएनए बनाता है, ठीक है। आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि आरआरएनए राइबोसोम में कोशिका द्रव्य में मिलता है, परंतु इनका संश्लेषण किसमें होता है? केंद्रक में होता है। आरआरएनए राइबोसोम में कोशिका द्रव्य में मिलता है। हमने क्या कहा? चाहे वो देखो एमआरएनए का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ? केंद्रक के द्वारा हुआ। एमआरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? केंद्रक करता है। आरआरएनए का फॉर्मेशन भी कौन करता है? केंद्रक ही करता है, लेकिन प्रेजेंट कहां पे है? ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। देखो
यद्यपि आरआरएनए राइबोसोम में कोशिका द्रव्य में मिलता है, परंतु इसका संश्लेषण कौन करता है? केंद्रक में होता है। केंद्रक में केंद्रक से संबंध डीएनए आरएनए के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इस भाग को न्यूक्लियोलर संगठक कहते हैं या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रत्येक राइबोसोम में आरएनए के केवल 2 अणु होते हैं, जिनकी उप इकाई जो है 30s 23s और 16s है, जिनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? जिनका मोलिकुलर वेट होता है 1.2 × 10 की पावर 6 और 0.6 × 10 की पावर 6 डाल्टन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की इनकी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखो, यूकैरियोटिक कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम बात करते हैं तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम आते ही आप ये समझ लो कि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। किसकी? बैक्टीरियल सेल की। और यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लें तो हम अपने खुद पर भी ले सकते हैं। देखो, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम में आरएनए 3 विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में पाया जाता है, 28s 18s और 5s। 28s और 5s अणु राइबोसोम की छोटी उप इकाई में मिलते हैं, जबकि आरएनए 28s अणुओं का मोलिकुलर वेट 1.3 × 10 की पावर 6 डाल्टन होता है। इनका मोलिकुलर वेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में मेन बात याद रखनी है। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर क्या करता है? ये आरएनए ये किसी भी कोशिका के अंदर जो केंद्रक वाला पार्ट होता है उसमें डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को कहाँ पे लाता है? राइबोसोम, तो कोशिका द्रव्य में लाता है। जो एमआरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है, और केंद्रक में इसका संश्लेषण होता है, ये केंद्रक में ही रहता है। दूसरा हमने आरएनए पढ़ा, कौन सा? आरआरएनए। आरआरएनए यानी कि एमआरएनए जो होता है वो कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बना रहा है? 10%। आरआरएनए कितने प्रतिशत भाग बना रहा है? 80%। तो देखो आरआरएनए क्या है? आरआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? केंद्रक के द्वारा ही होता है। आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके पास ही क्या पाया जाता है? आरआरएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं टीआरएनए की। देखो, ट्रांसफर करने का आरएनए। टीआरएनए को विलयशील आरएनए या सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टीआरएनए को क्या कहा जाता है? सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाना। टीआरएनए का मुख्य कार्य है कि राइबोसोम जो अमीनो एसिड बनाएंगे, आरआरएनए जो अमीनो एसिड बनाएंगे उनको कहां तक लेके आना है? प्रोटीन संश्लेषण के स्थल तक पहुंचाना है। टीआरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये भी कहां पे पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। तथा कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बना रहे हैं? 10 से 15% भाग बनाते हैं। कोशिका में लगभग 60 विभिन्न प्रकार के टीआरएनए अणु होते हैं। इन सभी की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर इनके आकार और अन्य कई लक्षणों में समानताएं पाई जाती हैं। टीआरएनए अणु में लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। रॉबर्ट होले एक साइंटिस्ट था, इन्होंने सर्वप्रथम यीस्ट से प्राप्त एलेनिन संश्लेषण के टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम ज्ञात किया। इसी कार्य के लिए होले, खुराना और नीलेनबर्ग को एक साथ क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाद में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने टीआरएनए के जीन संश्लेषण की संरचना का प्रयोग किया। तो आज हमने पढ़ा आरएनए के टाइप्स के बारे में, आरएनए के प्रकार के बारे में और आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। और हमने जो आरएनए के 2 प्रकार पढ़े हैं, नॉन जेनेटिक और जेनेटिक आरएनए, उसमें भी नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का होता है और इसके अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो टीआरएनए की स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँच सके और वो उनकी भी स्टडी में क्या हो, हेल्प हो सके। धन्यवाद।